बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, आज 10 मुहर्रमुल हराम है और आज के दिन हम याद करते हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी को, जो उन्होंने करबला के मैदान में अपने अहले खाना के साथ दी थी। ये अहले बैत की एक बहुत बड़ी कुर्बानी है और ये हमें हमेशा याद दिलाती है कि ज़ालिम और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना कितना ज़रूरी है। और मज़लूम कभी भी ख़त्म नहीं होता और ज़ालिम कभी भी जीत नहीं सकता। वक्ती तौर पे तो उसको जीत मिल जाती है, छोटी मोटी अचीवमेंट मिल जाती है, लेकिन तारीख़ के हाथों में वो हमेशा के लिए मारा जाता है और फिर कोई उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर क़यामत तक जितने लोग हैं उनके लिए एक रास्ता खोला कि वो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हों और दरेग ना करें किसी भी कुर्बानी देने से। अब नादरीन, जो रूटीन की ख़बरें हैं वो भी मुझे साथ में आपको देनी है। आज के हवाले से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात लगातार बढ़ रहे हैं। बनू में एक और हमला हुआ है और चेक पोस्ट पे नामालूम अफराद ने फायरिंग की है, जिसमें तमाम अहलकार अब तक की इत्तला के मुताबिक महफूज रहे हैं और पुलिस ने जवाबी हमला किया है और हमलावर जवाबी हमले के नतीजे में फ़रार हो गए हैं। ये जो साउथ डिस्ट्रिक्ट हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो साउथ के एरियाज़ हैं, जिनमें DI खान है, बन्नू है और इससे रिलेटेड या इससे जुड़े हुए दूसरे एरियाज़, वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं और हुकूमत को अपनी तवज्जो वहाँ लगानी पड़ेगी। रियासत इस वक्त क्या काम कर रही है और इस वक्त रियासत के करने के काम क्या हैं, इसके ऊपर एक वीलॉग मैं करूँगा। हो सकता है नेक्स्ट वीलॉग में इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँ। लेकिन जो अब एक डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से एहतजाज किया है। जो बन्नू छावनी के ऊपर एक हमला हुआ था दहशतगर्दों की जानिब से, उस पर अफ़गानिस्तान के सफारत खाने ने, इस्लामाबाद में जो अफ़गानिस्तान का सफारत खाना है, उनके डिप्टी हेड ऑफिस मिशन को वजारत ख़ारजा तलब करके बन्नू छावनी पर दहशतगर्दाना हमले पर सख्त एहतजाज पाकिस्तान ने किया है और अफ़गानिस्तान की हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करे और बन्नू हमले के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ फौरी और मौसर कार्रवाई करे, जबकि अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसे हमलों की रोकथाम भी की जाए। तो ये पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान से एक एहतजाज भी किया गया है। इसके अलावा एक और अहम ख़बर है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगातार छापे पड़ रहे हैं। 10 मुहर्रम की सुबह यानी आधी रात का वक्त था, सुबह होने वाली थी, तो उस वक्त जमशेद दस्ती के ऊपर एक छापा पड़ा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने गिरफ्तारी को अवॉइड किया और वो बता रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में पुलिस आई थी, उन्होंने हल्ला बोल दिया था, लेकिन जमशेद दस्ती महफूज रहे, गिरफ्तार होने से बच गए। लेकिन बाद में उन्होंने एक वीडियो पैगाम फौरी तौर पे जारी किया और उन्होंने बताया कि वो किन हालात से गुजरे और किस किस्म का दबाव उनके ऊपर डाला जा रहा है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और दावा किया है, यानी जमशेद दस्ती की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापा मारा। जफ़र कॉलोनी में उनका घर है और जमशेद दस्ती के अहले खाना और रिश्तेदारों ने शदीद मुज़ाहमत की, जिसकी वजह से पुलिस गिरफ्तार किए बगैर वापस चली गई। जमशेद दस्ती ने अपने बयान में कहा कि तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए बयान हल्फी जमा करवाने पर मुझे इंतकामी कार्रवाई का इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं असद कैसर, उन्होंने भी दावा किया जमशेद दस्ती के हवाले से और साथ ही साथ उन्होंने एक और ख़बर भी दी। असद कैसर साहब ने कहा कि हमारे MNA मुअज़्ज़म जतोई को उठा लिया गया है। देखिए, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA वो भी अगवा हुए हैं और नामालूम अफराद उन्हें उठाकर ले गए थे। साहबजादा अमीर सुल्तान, ये जो है वो जंग से MNA मुंतखब हुए हैं और इनके लिए एहतजाज भी हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाज़ भी उठा रही है, लेकिन 4 दिन से अब तक इनका कोई पता नहीं चला। पुलिस का कहना है जी वो हमारे पास नहीं है और अदालत में भी कोई खातिर ख्वाह इंसाफ मिलता हुआ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। तो अमीर सुल्तान साहब को कौन उठा कर ले गया, कैसे गायब किया गया, इसके ऊपर अब कौमी असम्बली के अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कह रहे हैं कि वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और वो इसके ऊपर शोर मचाएंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे 11 मुहर्रमुल हराम से। असद कैसर ने कहा कि जी मुअज़्ज़म जतोई के घर पे एंटी करप्शन में छापा मारा है और जमशेद दस्ती के घर पे भी छापा मारा गया। मुअज़्ज़म जतोई को उठाकर ले गए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत फस्तायत पर उतर आई है, हम इनका मुकाबला पार्लियामेंट में भी करेंगे और सड़कों पर भी करेंगे। हमें इतना दीवार से ना लगाएं कि कोई और ऑप्शन ना रहे। उस नशिस्तों की एक फ़हरिस्त बनाई गई थी और जब वो फ़हरिस्त सीनियर लीडरशिप के सामने आई तो फिर अब फैसला किया गया है
कि इसको तब्दील किया जाएगा। मेरी इत्तला के मुताबिक वो ख़वातीन जो जेलों में बंद हैं, या वो ख़वातीन जिनको जेलों में लंबा अरसा रखा गया, या वो ख़वातीन जिनकी कुर्बानी बहुत ज़्यादा है, या वो मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े लंबे अरसे से जेलों में बंद हैं, उनकी जो फैमिली की ख़वातीन है जो मुतासर हो रही हैं, इन लोगों को मौका दिया जाएगा। इन्हें कौमी और सूबाई असम्बली का मेंबर बनाया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो ये जनाब फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। अभी देखते हैं कि इसमें जो नई लिस्ट आती है वो क्या होती है और किस किस्म का फैसला तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आता है। एक स्टेटमेंट जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने दिया है, और ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट है। मैं पहले आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ख्वाजा साहब एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री और जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट को रियासत पर मुसल्लत किया। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि पीटीआई को इक़्तिदार की हवस ने पार्लियामेंट को कमज़ोर करके मिलिट्री और जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट को फिर से जमहूरियत और रियासत पर मुसल्लत किया, जबकि आपने वफाक, पंजाब और केपी पर फाशिस्ट, करप्ट और नाअहल हुकूमतें वारिद की। साद रफ़ीक साहब का कहना है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट जो है इनको पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से रियासत पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुसल्लत किया। ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का क्लेम है। तो मैं ज़रा थोड़ा सा दुरुस्ती कर दूं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के स्टेटमेंट के हवाले से। देखिए, ये तो मानने वाली बात है कि कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा अच्छा याराना था, और उस वक्त तहरीक इंसाफ को लगता था कि ये एक पेज जो है ये कभी भी नहीं फटेगा। और लेकिन इसके बावजूद देखिए, इमरान खान 3.5 साल इक़्तिदार में रहे हैं। 2018 के इलेक्शन से पहले के सारे सर्वे उठाएं, इमरान खान ही इक़्तिदार में आ रहे थे, सारे सर्वे यही कह रहे थे। तो वो इक़्तिदार में आ गए, फिर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक अपना वर्किंग रिलेशन बनाया, फिर वो ख़त्म हो गया। लेकिन इमरान खान के खाते में आप पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक के सारे जराइम नहीं डाल सकते। अगर कोई एक आदमी पाकिस्तान में अदलिया और मिलिट्री को सियासत के अंदर घसीटने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है तो वो नवाज शरीफ है। मैं फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ ख्वाजा साहब, इनको आप झुटला कर दिखाएं। नवाज शरीफ के गुनाह तहरीक इंसाफ के खाते में तो आप ना डालें ना। ज़िया-उल हक और जनरल जिलानी के साथ कौन था? नवाज शरीफ था। किसको पहले वज़ीर आला और पहले वज़ीर और फिर वज़ीर आला बनाया गया था? नवाज शरीफ को बनाया गया था। उसके बाद कौन था जिसके लिए IGI ने काम किया? नवाज शरीफ था। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर किसने जुनेजो की पीठ में खंजर घोंपा? नवाज शरीफ था। किसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 2 मुंतखब हुकूमतें गिराई? नवाज शरीफ ने गिराई। IGI का पैसा किसने इस्तेमाल किया? नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किया। मुशर्रफ के तैयारे को भारत में लैंडिंग के लिए मजबूर करने वाला कौन था जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में सियासत कर रहा था कि एक को हटा के दूसरे को मैं ऐसे करके बना दूंगा, और चोरी छुपे काम डाल रहा था, भी खुल के काम भी नहीं कर रहे? तो नवाज शरीफ था। फिर मिलिट्री डिक्टेटर से डील करके पाकिस्तान से बाहर जाने वाला और फिर दोबारा डील करके पाकिस्तान वापस आने वाला कौन था? नवाज शरीफ था। फिर मेमो गेट के अंदर काला कोट पहनकर अदालत में जाने वाला कौन था? नवाज शरीफ था। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ साजिशें करने वाला कौन था? नवाज शरीफ था। अब आ जाए आप अदलिया वाले मामलात पे। अभी मैंने और भी बताना है थोड़ा सा कि अदलिया में आज भी एक ही कॉल सबसे ज़्यादा मशहूर है, और वो जस्टिस क़य्यूम और शहबाज शरीफ के बीच में मशहूर है कि कौन अपनी मर्जी के अदालतों से और जजों से फैसले लेता था? वो नवाज शरीफ था। किसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया जब उनको ऐसा लगा कि अदलिया इंसाफ करने वाली है? वो भी नवाज शरीफ था। अपने सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए किसने इफ्तिखार चौधरी का बेदरेग इस्तेमाल किया? नवाज शरीफ था। यानी अदलिया की बहाली के बाद ऐसा लगता था कि जजेस अब आज़ाद रहेंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपनी मर्जी के जजेस भर्ती कर करके यहां तक पहुंचा दिया पाकिस्तान को। अब काजी फायज ईसा साहब को कौन शुरू से लेकर अब तक उठा रहा था कि जनाब काजी साहब आएंगे, काजी साहब ये करेंगे? काजी साहब ने बल्ला भी छीन लिया, लेवल प्लेइंग फील्ड पे भी कुछ नहीं किया। जो धांधली हुई 8 फरवरी को, उसका केस भी नहीं सुना। तो जो कुछ काजी फायज ईसा साहब की अदालत ने किया, क्या उसके बेनिफिशियरी नवाज शरीफ नहीं है? एयरपोर्ट पे इंसाफ किसको मिला? नवाज शरीफ को मिला। तो अदलिया को अपने मकासद के लिए सबसे ज्यादा किसने इस्तेमाल किया? सियासत में किसने घसीटा? मियां नवाज शरीफ साहब ने घसीटा। हालांकि नवाज शरीफ साहब के साथ भी ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कई गुना ज्यादा ज्यादतियां की हैं। और अगर इमरान खान साहब ने कहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर 2 कदम चले हैं ना, तो कम से कम जो उसकी सजा उनको मिली है वो 200 कदम मिली है। यानी इतना बड़ा फर्क है। और नवाज शरीफ ने जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है,
चाहे वो जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट है। नवाज शरीफ ने इनके साथ मिलकर जो गुनाह कबीरा इस रियासत के साथ या इस मुल्क के साथ किए हैं, उसके बदले में नवाज शरीफ साहब को सजा कोई नहीं मिली, हमेशा उन्हें इक्तदार मिला है। अब जनरल बाजवा साहब को कौन सियासत में घसीट कर लाया? खुद बता रहे हैं, नून लीग के अपने बंदे बता रहे हैं कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को डील के तहत बाहर भेजा गया था 2019 में, फिर इमरान खान की हुकूमत बनाने के लिए बाकायदा प्लान किया गया था। फिर जनरल मुशर्रफ गवाही दे रहे हैं, पीएमएलएन खुद गवाही दे रही है, उनके अपने बंदे नून लीग के और पीपल्स पार्टी के अब कहना शुरू हो गए कि हमारी गलती थी, हम जनरल बाजवा की बातों में आ गए और हमने इमरान खान की हुकूमत गिरा दी। तो ख्वाजा साद रफीक साहब, ये सारा कुछ आप लोगों ने मिल मिलाकर किया और आप सारे इस गंद का हिस्सा थे, लिहाजा आप एक पार्टी के ऊपर नहीं डाल सकते। आज आप उसकी मकबूलियत से खाइफ हैं इसलिए कि उसने डील नहीं की वापस मुड़ के, तो अगर वो डील कर लेगा तो ख्वाजा साहब वो तो आपकी तरह का हो जाएगा, फिर आपको ठंड पड़ जाएगी। यानी नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने किस तरीके से इक्तदार पर वापस कब्जा किया, कैसे फार्म 47 के तहत, जाली फार्मों के तहत इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई। 17 बंदे इनके हैं और हुकूमत इनकी पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत की बनाई जा रही है। ये कैसे हो सकता है? तहरीक इंसाफ का क्लेम है ये 17 सीटें जीते, वो चले 30 जीत गए होंगे, लेकिन 30 सीटों के साथ 2/3 अक्सरियत तो नहीं हो सकती। या आपको अब 224 पूरे हर हाल में करवाए जाए। यहां पे एक स्टेटमेंट है, मुझे याद आ गया, वो स्टेटमेंट दिया है हमाद अजहर साहब ने। जरा ये स्टेटमेंट आप सुने, बड़ा मजेदार है। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की सादा तरीन ख्वाहिशात कौन सी है? नंबर 1, 17 सीटें जीतने वाले को 2/3 अक्सरियत दे दो। नंबर 2, कोई जज कानून और आइन के मुताबिक फैसला ना दे। नंबर 3, एस्टेब्लिशमेंट मुल्क की सियासत, मईशत और खारजा पॉलिसी को तायुन करे, लेकिन कोई इस पर तनकीद करने की गुस्ताखी ना करे क्योंकि इदारे का वकार मजरूह हो जाता है। नंबर 4, करोड़ों अवाम की राय रद्दी में जाए, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के 2 या 3 लोगों की राय मुकद्दस है। नंबर 5, एस्टेब्लिशमेंट को अपने नाकदीन के बेडरूम में कैमरे नस्ब करने के लिए रसाई हो और उनके घर वालों को अगवा करके तशद्दुद का इख्तियार हो। नंबर 6, तमाम अरकान असेंबली अपने वोटर को नहीं बल्कि मुक्तदरा को जवाबदेह होंगे। नंबर 7, तमाम मीडिया और सहाफ़ी या तो टाउट बन जाए या मुल्क से दरबदर हो जाएं। नंबर 8, एस्टेब्लिशमेंट को हर 2-3 साल बाद किसी सियासी रहनुमा को गद्दार करार देने और करप्ट सियासतदानों को सदर के ओहदे पर मुसल्लत करने का इख्तियार हो। बस इतनी सी तो ख्वाहिशात है एस्टेब्लिशमेंट की, और अगर इन्हें मान लिया जाए तो मुल्क में इस्तेहकाम भी आ जाएगा और दूध और शहद की नहरें भी बहने लगेंगी। ये स्टेटमेंट है जी हमाद अजहर साहब का। अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट वीलॉग में रख दूंगा क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बिजली के हवाले से, कि हमारी जेब पर कैसे डाका डलता है और ये पैसा कैसे लूट कर किसकी जेब में डाला जाता है। अगली खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यू टर्न ले गई है और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से वो भाग गए हैं। और अब मुराद अली शाह साहब का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं है। ये मुराद अली शाह साहब ने कहा। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को और सियासी जमात को कुछ इकदाम करने होंगे जो वो नहीं कर रहे, लेकिन हम किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं हैं और पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। तो अब मामला यह है कि पीपल्स पार्टी क्यों पीछे हटी। देखिए, ये एक ऐसी खबर थी जिस पे पूरी दुनिया में नेगेटिव रिएक्शन आया है। ये अपने मुंह से एक दफा तारड़ साहब ने आके बोल तो दिया, लेकिन बाद में पीएमएलएन की अपनी क़यादत ने इसको डिसोन किया। ना सिर्फ पीएमएलएन की अपनी क़यादत ने इसको डिसोन किया बल्कि उनके जितने भी इत्तेहादी हैं उन सब ने भी इसको डिसोन किया। तो ये तो मजाक बनाने वाली बात है। और ये कैसे पाबंदी लगा सकते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी पे, और कैसे साबिक सदर पे और वजीर आजम पे आर्टिकल 6 का मुकदमा लगा सकते हैं। ये ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। जमात इस्लामी नाज़रीन एक धरना देने का प्लान कर रही है, जबकि एक धरना इस्लामाबाद में बैठा हुआ है तहरीक लब्बैक का। तहरीक लब्बैक के धरने के मकासद तो बहुत अच्छे हैं और वो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं मांग रहे जो हुकूमत दे नहीं सकती, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत ने उनको वहाँ बिठाया हुआ क्यों है। हुकूमत को चाहिए कि उनके साथ बात करे, 10 मिनट के अंदर उनके मुतालबात माने और उनको रवाना कर दे वापस, लेकिन ये हो नहीं रहा। अगर ये नहीं हो रहा तो एक्चुअली क्या हो रहा है ये आपको आने वाले दिनों में समझ आ जाएगी कि तहरीक लब्बैक के लोग आए, उन्हें किसी ने रोका भी नहीं, पुलिस उनको प्रोटोकॉल दे रही है, अफसरान उनको कह रहे हैं रिलैक्स करें, और वो लोग रिलैक्स कर रहे हैं। पुलिस वालों के साथ वो सेल्फियाँ बना रहे हैं और इंजॉय करके आके वहाँ पे वो बैठ गए हैं।
अब उनके मकासद तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतने प्रोटोकॉल के साथ ये वाली हुकूमत किसी को आने नहीं देती। ये हुकूमत उनको खुद लेकर भी आई प्रोटोकॉल के साथ, उन्हें लाकर बिठाया भी हुआ है, और अभी उनके साथ कोई इस तरह के मुज़ाकरात करके मामला तय भी नहीं कर रही। तो एक्चुअली इसके अंदर क्या चल रहा है ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि तहरीके इंसाफ को तो वो नहीं आने दे रहे। वो भी जलसा करना चाहते हैं 27 तारीख को, लेकिन 26 तारीख को जमात इस्लामी ने धरने का ऐलान कर दिया है। और वो ये कहते हैं कि 26 जुलाई को इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के धरने की तायीद और हमायत उलमा इकराम ने भी कर दी है। और वो आ रहे हैं जी महंगाई के खिलाफ, वो आ रहे हैं जी सूद के खिलाफ, और बिजली के बिलों के खिलाफ, इन चीज़ों के खिलाफ जमात इस्लामी भी आ रही है। तो 27 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वहां पे एक जलसा करना चाहती है। तो तब पता चलेगा मौजूदा हुकूमत का, जिन्होंने मुहर्रमुल हराम में एक बहुत बड़े इज्तिमा को फैसिलिटेट करके लाकर बिठाया इस्लामाबाद में, वो 27 तारीख को तहरीक इंसाफ को और जमात इस्लामी को कैसे रोकेंगे। ये है एक बड़ा सवाल, इसका जवाब आपको आने वाले दिनों में मिलेगा और आपको पता भी चलेगा। तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।